हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग सभी लोग। चलिए हम लोग जो है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशंस में एक लेक्चर हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके, एक लेक्चर हम लोग ये कर चुके हैं और ये हमारा सेकंड लेक्चर है। ओके, ये सेकंड पार्ट है। ठीक, तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा था बेटा? फर्स्ट पार्ट में हमने देखा फोर्स क्या होता है। ठीक, इसके बाद कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं रेस्ट की, है ना, मोशन की, और वेक्टर फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है ना। और इसके बाद मोमेंटम के बारे में देखा था कि अगर कोई नॉन जीरो बॉडी, नॉन मूविंग बॉडी है तो उसका मोमेंटम क्या होगा। अरे भाई, मोमेंटम P इक्वल टू एम इंटू वी बताए थे। तो नॉन मूविंग है यानी मूव नहीं कर रही है, तो जो मूव नहीं करेगी बच्चा, तो इसकी स्पीड यानी वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो। तो ये हमारा मोमेंटम जीरो हो जाएगा, चाहे वो कितनी भी भारी हो क्यों ना। फिर इसके बारे में हम बताए थे, एक बस और एक बुलेट्स का एग्जांपल दिए थे, दोनों के बारे में बताए थे कि दोनों का मोमेंटम लार्ज क्यों है। बस है उसका मास ज़्यादा है इसलिए उसका मोमेंटम ज़्यादा है, बुलेट है उसकी स्पीड ज़्यादा है इसलिए उसका मोमेंटम ज़्यादा है। ये सब चीज़ें हम आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए थे, है ना। फोर्स की यूनिट्स के बारे में बताए थे। फोर्स की यूनिट आपको क्या बताए थे भाई? फोर्स की यूनिट हम आपको क्या बताए थे कि फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स की यूनिट यानी मास को हम किस ऐसा यूनिट में क्या लिखते हैं, केजी, और एक्सेलरेशन को मास मीटर और पर सेकेंड स्क्वायर से लिखते हैं। तो इस होल चीज़ को यानी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग क्या लिखते हैं, न्यूटन, है ना। क्या लिखते हैं, न्यूटन। इन सीजियस सिस्टम यानी आपने दो सिस्टम के बारे में पढ़ा था जब हम आपको लॉ ऑफ मोशन चैप्टर पढ़ाए थे, तो बताए थे ना डिफरेंट सिस्टम्स के बारे, जो यूनिट्स के सिस्टम होते हैं, MKS, CGS, है ना, SI सिस्टम, ये सब सिस्टम के बारे में बताए थे। तो जो CGS होता है ये भी एक हमारा सिस्टम है यूनिट का, तो मेजरमेंट का, है ना। तो ये सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम्स, यस मतलब सेकेंड्स, ये सब हम आपको डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। आप लोग जाकर पिछली वीडियोस को देखिए, नहीं मिल रहा तो सबसे पहले आपको प्ले लिस्ट में जाना, वहाँ पर क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर सेलेक्ट करके आप लोग पढ़िए। आप लोग पढ़िए बेटा, जो है घर पर बैठिए नहीं ऐसे। ठीक, सब कुछ आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है, इसलिए मैं धीरे धीरे एक एक छोटे छोटे, ये कितना 2-3 लेक्चर का आपका टॉपिक है, लेकिन मैं इसमें 6-7 लेक्चर लूँगा, एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। मोशन में आपने देखा ही, एक एक चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन किया आपको, तो आप घबराइए नहीं। कोई भी चीज़ है, आप लोगों की सबसे बड़ी कमी है आप लोग कुछ भी नहीं पूछते हो और फालतू का काम कर रहे हो। मैं सुन रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इधर उधर की जो है काम कर रहे हैं, मैं उनको पर्सनली मैं फ़ोन करने वाला हूँ, यह बात आप समझ लीजिए, ठीक है। तो ये बात मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसको क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। यानी सीजीएस में हमारी जो यूनिट्स होती है, यानी यहाँ तो क्या हो गया न्यूटन, लेकिन वहाँ पर क्या होगा, डायन। क्या होगा, डायन, डायन होगा। अब ये डायन जो है 1 न्यूटन इज इक्वल टू, हम आपको बताए थे 10⁵ डायन, है ना। ये हम आपको बता चुके हैं, ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी बता दिए। इनर्शिया बताए थे, इनर्शिया आपको हम बताए थे कि इनर्शिया क्या होता है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के, बिना किसी एक्सटर्नल बाहरी बल के, वो उसी रेस्ट में रहना चाहेगी। वही एक प्रॉपर्टी है जिसको हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। वही प्रॉपर्टी है जो इनर्शिया बोलते हैं, यानी मोशन में रहेगी तो मोशन में रहना चाहेगी। अब आप बोलेंगे कि सर कोई चीज़ है बिना फोर्स लगाए ही वो अपने आप जो है चलने लगी। अरे भाई, हवा के द्वारा चलने लगी तो हवा भी क्या है, एक फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है। भाई कोई ड्रम है, आंधी आई वो भागने लगा, तो आंधी आई तो हवा का प्रेशर है ना, हवा का दबाव के कारण हो रहा है ना। तो हवा क्या है, एक एक्सटर्नल बल है। किसके लिए एक्सटर्नल बल है, किसके लिए बेटा, उस ड्रम के लिए, उस ड्रम के लिए, इसलिए वो भाग रहा है। नहीं तो रहता कहाँ, वो रेस्ट में रहता है। यानी इनर्शिया के लिए जो मेजरिंग प्रॉपर्टी है, जो चीज़ मेजर कर रहा है कि वो उसका इनर्शिया ज़्यादा है कम है, वो क्या है, मास। यानी किसी हर एक वो चीज़ जिसका मास ज़्यादा तो उसका इनर्शिया क्या होगा, ज़्यादा। यानी जिसका मास ज़्यादा उसका इनर्शिया ज़्यादा, जिसका मास कम तो उसका इनर्शिया कम। ये बात हम आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुके हैं, ये बात हम पिछले लेक्चर्स में सब कुछ बता चुके हैं। कैसे, आपको एक एग्जांपल लेकर बताए थे कि एक 2 kg का
बॉल है, एक 15 केजी का बॉल है। अब किसको रेस्ट से मोशन में लाने में ज़्यादा फोर्स लगेगा, ज़्यादा एफर्ट लगेगा? भाई 15 केजी को। तो ये इसका इनर्शिया क्या है? ज़्यादा। यानी मेजर जिसका मास ज़्यादा उसका इनर्शिया ज़्यादा। 3 टाइप के इनर्शिया को बताए थे हम आप लोगों को, 3 तरीके का इनर्शिया बताए थे। पहला क्या बताए थे, है ना? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा क्या बताए थे? इनर्शिया ऑफ मोशन। दूसरा क्या बताया? इनर्शिया ऑफ मोशन। तीसरा क्या बताया? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, है ना? इन 3 तरीके का इनर्शिया बताए थे। एक छोटा सा एग्जाम्पल भी लेकर बताए थे कि अगर मान लीजिए हम लोग बस या किसी ट्रेन के सीट पर बैठे हुए हैं, तो जब वो बस अचानक रेस्ट अवस्था से चलने लगती है तो जो हमारा बॉडी सीट के कांटेक्ट में रहता है वो भी मोशन में हो जाता है, लेकिन होल मास क्या चाहता है बेटा? रहना चाहता है रेस्ट पर, है ना? इसी वजह से जो पीछे के साइड हमको जर्क लगता है, झटका लगता है। ये बात आप लोग फील किए होंगे बस में। इसका सेकेंड अपोजिट एग्जांपल क्या है? इनर्शिया ऑफ मोशन। भाई अगर कोई चीज़ मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगी। और हम मान लीजिए बस हमारा जो अगला स्टॉपेज आ गया, बस को रोकना है, या कोई चीज़ ऐसी आ गई जो बस के सामने एकाएक आ गई, तो बस हम ब्रेक मारते हैं तो आप आगे की तरफ झुक जाते हैं, यानी झटका आगे की तरफ लगता है। आपकी बॉडी जो कांटेक्ट में, वो बस के कांटेक्ट में, वो किस में आ गई? वो रेस्ट में आ गई, लेकिन आपका होल बॉडी अभी ऊपर वाला पार्ट क्या है? मोशन में ही है। इस वजह से आपका सर आगे की तरफ झुक जाता है। यही सेम चीज़ हम आपको तीसरे वाले एग्जाम्पल में लिए थे। तीसरे एग्जाम्पल में हम आपको बताए थे क्या? एक बस है और इस तरीके का मान लीजिए मोड़ है, आप यहाँ बस में बैठे हुए हैं, है ना? बस अपना चल रही है, तो बस जब इस मोड़ से जाएगी तो आपकी बॉडी भी इधर की तरफ झुकेगी। बस जब ऐसे सीधी हो जाएगी तभी भी झुकी ही रहेगी। क्यों? क्योंकि वो उसी डायरेक्शन में जाना चाहेगी जिस डायरेक्शन में वो थी। यानी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी आपको समझ में आ गया। आपको 1-2 और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एक छोटा सा कोई पेड़ है ना? ए ट्री है, बहुत पतला सा है, लिप्टस का भी छोटा सा पेड़ है। उसको आपने पकड़ा ऐसे और झकझोर दिया। अब वो क्या होगा? कभी यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। अब भाई पहले रेस्ट में था ना, अब वो मोशन में आ गया। उसकी वजह से पूरे ट्रीज में किस में आ गए? मोशन में आ गए। यानी कुछ पत्तियाँ होंगी उसकी गिर उड़ जाएंगी, है ना? तो ये क्या है? एक एग्जाम्पल है किसका? इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। चलिए अब हम लोग अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। भाई इसको अच्छे से पढ़िए। ये जो चैप्टर हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, इवन पूरे 9th का फिजिक्स मैं बता दूं, 9th और 10th का फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जो कुछ भी आप करेंगे, इन चीज़ों को बहुत अच्छे से अगर आप लोग एक्सप्लेन किए हैं, सुने हैं, समझे हैं, तो बेटा मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ, है ना? किसी चीज़ की कोई भी दिक्कत है तो आप लोग आकर के स्कूल में भी पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं, ये जो है सब कुछ आप लोगों के लिए बंद हो चुका है, बिल्कुल नहीं। आप लोग आकर के कोई चीज़ समझनी तो पूछ सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, ग्रुप में जो मैसेज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। ठीक है, आप लोग पूछिए। तो हम लोग अभी पढ़ने क्या वाले हैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, 3 लॉ ऑफ मोशन न्यूटन ने दिए। पहला मोशन का जो लॉ का मोशन है क्या है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। पहला न्यूटन्स, लिख लीजिए आप लोग, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। दूसरा न्यूटन सेकेंड लॉ। तीसरा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। भाई देखिए, हम आपको पहले ही वीडियो में बताए हैं कि देखिए इस राइटिंग के चक्कर में ना पड़िए, क्योंकि राइटिंग आपको ये जो पेन है ना, उससे हम हाथ से नहीं लिखते हैं बच्चा, है ना? इसको थोड़ा सा वो हैंड राइटिंग हमारी उस तरीके से नहीं हो पाएगी। कोशिश है कि आप लोगों को समझ में, आपको एडजस्ट करना है ना? क्लासरूम वाली फीलिंग तो नहीं दिला सकते, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को हर एक तरीके की फीलिंग मिले। समझ रहे हैं? तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट करा करिए। कुछ लोग देखें कमेंट किए हैं कि जो सर राइटिंग अच्छी नहीं आपकी। ठीक है यार, आना बोर्ड पर देखना कैसी राइटिंग हमारी, अच्छी है ख़राब है वो नहीं मतलब है, लेकिन आप लोगों को समझ में आना चाहिए, समझने की कोशिश करिए।
ठीक है। अब थोड़ा बहुत है, ऐसा भी नहीं है कि ये एन बना है तो एक्स की तरह लग रहा है, ऐसा लग रहा है क्या? नहीं, एन एन की तरह ही है, देख लीजिए, है ना। तो आप कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए, उस पर आर्ग्यूमेंट ना करिए कोई चीज़ का। चलिए, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम लोग आप लोग पढ़ रहे हैं। जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। क्यों इसको लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं बच्चा, इसको पहले समझिए। पहले इनर्शिया क्या होता है? अगर कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो किस में रहना चाहेगा? रेस्ट में ही रहना चाहेगा। यानी कोई चीज़ मोशन कर रहा है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा। कोई चीज़ रेस्ट में है तो रेस्ट में, कोई चीज़ मोशन में है तो मोशन में ही रहनी चाहिए। आप लोगों को मोशन वाले चैप्टर में हम लोग बताएं कि यूनिफॉर्म मोशन क्या है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि अगर कोई बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे, यानी अगर ये 5 मीटर 5 सेकेंड में तो अगला 5 मीटर भी 5 सेकेंड में कर रही है, तो उस ऑब्जेक्ट को, उस बॉडी को क्या बोलेंगे कि वो यूनिफॉर्म मोशन में है। वो किस में है? यूनिफॉर्म मोशन में है। समझ में आ रहा है बात कि नहीं? अब इस यूनिफॉर्म मोशन का चक्कर में फंस नहीं जाइएगा। पहले देखिए, हम इसको लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों बोले आपको बताएं, आपको बता दिए। चलिए, अब इसको थोड़ा सा डिफिनीशन देखते हैं। डिफिनीशन देखते हैं, एवरी बॉडी कंटिन्यू टू बी इन रेस्ट इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस और अनटिल एनी एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। भाई, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स का क्या मतलब, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी थोड़ा सा समझिए। बोल रहे हैं कि हर एक बॉडी कंटिन्यू रहेगी, यानी लगातार मोशन करेगी या रेस्ट में रहेगी, लगातार रेस्ट में रहेगी या तो लगातार मोशन में जारी रहेगी, है ना, जब तक उस पर कोई दूसरा बाहरी फोर्स लगा न दिया जाए। भाई, ऐसा ही कुछ हम लोग इनर्शिया के बारे में पढ़े थे, ऐसा ही कुछ इनर्शिया के बारे में पढ़े थे। तो जो पहला लॉ ऑफ मोशन न्यूटन्स ने दिया, वो क्या दिया? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन उसी इनर्शिया के बेस पर दे दिया। समझ में आया? अब अनबैलेंस्ड बैलेंस्ड का मतलब बताते हैं। देखो बेटा, जैसे दो फोर्स है, अभी नहीं, थोड़ा सा अभी रुक जाओ, थोड़ा सा और रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर लेने दो, फिर बैलेंस अनबैलेंस सब कुछ बता देंगे आपको, ठीक है। यानी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपको क्लियर हुआ थोड़ा बहुत। एवरी बॉडी कंटिन्यू टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस और अनटिल एनी एक्सटर्नल फोर्स या एनी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, कोई बाहरी बल जब तक न लगाया जाए तब तक वो बॉडी हमारा या तो रेस्ट में रहेगी, अगर रेस्ट में है तो, या यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना पसंद करेगी। यही क्या है हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। चलिए आगे देखते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल है, थोड़ा सा मैथमेटिकल है, समझना है इसको। पहले चीज़ों को पढ़िए, पहले जो दे रहा है वो पढ़िए। हम आपको बताए थे एक्सेलरेशन में, क्या बताए थे? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। भाई, मोशन वाले चैप्टर को रिवाइज करिए भाई। रेट क्या है, चेंज क्या है, पहले चेंज बताइए। चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। अरे भाई, पहले क्या, अब क्या है आप, और पहले क्या थे, वही तो चेंज है। यानी अब और पहले में, भाई आप पहले मान लीजिए 30 साल के, पहले 15 साल के थे, अब आप 30 साल के हैं, तो आपके अंदर चेंज कितने का आया? 15 साल का। यानी फाइनल अब 30 साल के ना, तो फाइनल 30 साल माइनस इनिशियल 15 साल इक्वल टू चेंज कितना? 15 साल का। यानी चेंज आपने पता चल गया, चेंज आपको पता चल गया। चेंज का मतलब क्या? फाइनल माइनस इनिशियल। समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं? हम आपको एक एक वर्ड का मतलब बताएंगे। अगर इस चेंज को हम टाइम के साथ डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा? रेट हो जाएगा। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आपको बता चुके हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड इट इज डायरेक्टेड ऑन दैट ऑफ फोर्स।
ये सब चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए भाई। चेंज वेंज के बारे में अगर आपको समझना है तो यहाँ पर इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आपको मैथमेटिकली थोड़ा सा इस लास्ट को बताते हैं। आपने डिफिनीशन को नोट कर लेना है। अब सिंपल यहाँ पर आपको देखते जाना है कैसे आगे मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। अगर थोड़ा सा भी आप लोग मिस करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। देखो, एक आपने बॉडी ली और एक बॉडी यहाँ पर ली। अभी आपको सिंपली देखना है, ठीक। एक बॉडी है, एक बॉडी है, देखो ये बॉडी है, इस पर इसका मास m है, तो यहाँ पर भी मास m रहेगा। दोनों जगह मास तो सेम होगा। आप कहेंगे हाँ सर। ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है बेटा, इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया गया, जिसका नाम क्या है, एफ फोर्स। और इस फोर्स की वजह से कुछ वेलोसिटी होगी, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी ये है, यानी हमारी ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। अब जो वेलोसिटी कुछ समय के बाद, कुछ समय यानी t सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी बढ़नी है, तो ये वेलोसिटी बढ़ के क्या हो गई, v, बढ़ के क्या हो गई, v। ये क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी। ध्यान से समझिए, ध्यान से। अगर यहाँ पर मोमेंटम ज्ञात करें तो यहाँ पर मोमेंटम क्या होगा बेटा, m इंटू यू। अरे भाई, मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी। अरे इसका निकालेंगे तो वेलोसिटी क्या है, u है, u है, u है, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, m इंटू वी। इसका निकालेंगे तो फाइनल m इंटू वी। अरे भाई, इस समय फाइनल मोमेंटम निकालेंगे आप तो उसकी वेलोसिटी लेंगे ना, तो फाइनल की वेलोसिटी क्या है, v है। कितने समय बाद, t समय बाद, t समय बाद, t समय बाद वेलोसिटी v है, इंक्रीज होकर। अब आपको एज ए डिफिनीशन में लिखा है कि ये जो रेट ऑफ चेंज है ये किसके प्रोपोर्शनल है, फोर्स के। प्रोपोर्शनलिटी का मतलब समझा देंगे, थोड़ा सा ध्यान से अभी सुनिए। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज, रेट ऑफ चेंज। अब रेट ऑफ चेंज वगैरह हम बता चुके हैं, तो पहले चेंज लिखेंगे तो फाइनल यानी पी एफ फाइनल माइनस पी आई इनिशियल अपॉन टी, अपॉन टी, यानी रेट लिख रहे हैं ना, तो डिवाइडेड बाई टी रहेगा ना बच्चा। आप कहेंगे हाँ सर। अगर यहाँ पर वैल्यू रखें तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, यहाँ पर इसको रखेंगे, पी एफ की वैल्यू रखें तो m इंटू वी माइनस m इंटू यू, m इंटू यू डिवाइडेड बाई टी। अरे भाई, डिवाइडेड बाई टी आएगा कि नहीं, यहाँ पर रेट लिख रहे हैं ना, रेट, तो डिवाइडेड बाई समय के साथ डिवाइड करेंगे, ठीक। अब इस चीज़ पर आप खाली ध्यान दीजिए, इस चीज़ पर ध्यान दीजिए। हम आप अब भाई अब बड़े हो चुके हैं, तो जब फिजिक्स आप लोग पढ़ेंगे तो जब भी हम किसी भी, अब इतना हम रफ कर दिए हैं, जब भी हम किसी भी प्रोपोर्शनलिटी चिन्ह को हटाते हैं ना, तो क्या होता है बेटा, एक हमारा साइन आ जाता है, एक कांस्टेंट आ जाता है। तो देखो एफ इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं के इंटू यम, कॉमन कर ले, देखो यहाँ पर भी यम, यहाँ पर भी यम, तो एम कॉमन कर लिया, तो यहाँ वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी आ गया। अगर यहाँ पर और लिखे हम तो ये के की वैल्यू जो न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट से निकाली बेटा, के की वैल्यू कितनी आई, 1 आई। क्या आई, 1। कहाँ से निकाला, न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट करके निकाला। तो एफ इज इक्वल टू लिख सकते हैं एम, और ये क्या है बेटा, ये कुछ नहीं है, ये हमारा क्या है, एक्सेलरेशन। तो एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। ये हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, ठीक। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया तो वीडियो को रिवाइज करिए, आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, एक एक चीज़ सिंगल मैं बता रहा हूँ क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है बेटा, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्शन का क्या मतलब, जैसे मान लीजिए कोई दीवार है, पहले समझिए,
मानिए कोई दीवार है, आप इस पर धक्का दे रहे हैं, धक्का मतलब आपने इसको धक्का दिया, यानी जाकर जोर से धक्का मारा, तो उस पर फोर्स आपने लगाया ना, तो वो क्या है, एक्शन है, वो क्या है, एक्शन है। लेकिन ये दीवार भी आपके हाथों के ऊपर फोर्स लगाएगी, आपने एक्शन इस साइड लगाया ना, तो ये दीवार भी आपके हाथों की तरफ फोर्स लगाएगी, जिसको क्या बोलेंगे, रिएक्शन, जिसको क्या बोलेंगे, रिएक्शन। तो इसका मतलब न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी एक्शन के बराबर ही रिएक्शन होगा। और ख़ास बात, ये दोनों एक ही समय लग रहा है, यानी जब ये फोर्स लग रहा होगा, यानी जो एक्शन लग रहा होगा उस दीवार की साइड, उस दीवार के ऊपर, उसी समय रिएक्शन भी आपके हाथों के ऊपर लग रहा होगा। ये नहीं कि एक्शन अभी लग गया, रिएक्शन 3 घंटा बाद लग रहा है, ये नहीं होगा, एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट समय होगा। जैसे ये कोई बॉडी है, ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है। अगर ये बॉडी इस बॉडी पर टकरा करके ये बॉडी बी पर टकराई और फोर्स F1 लगाया, ठीक, और बी बॉडी भी फोर्स किस पर लगाएगी, टकरा करके ए पर F2 लगाएगा, तो F1 इज इक्वल टू F2। सेम। अब थोड़ा सा हायर क्लासेस में जाएंगे तो सिस्टम, सराउंडिंग, ये सब चीज़ें आप लोग समझेंगे। इसका एक छोटा सा एग्जांपल और दे दें। आपने पटाखा देखा है, जो वो हवा में ऊपर जाकर गिरता है ना, उसका शेप कुछ ऐसा होता है, रॉकेट की तरह, है ना, ऐसा होता है, और उसमें एक ऐसा निकला होता है, इसमें आप लोग ऐसे माचिस से आग लगाते हो जब, तो इसमें एक डंडी लगी होती है ना, और ऐसे जैसे ही लगाते हैं, जब यहाँ पर ये पहुँचता है तो ये ऊपर की तरफ ऐसे भागता है, सुराख से जाता है ना। ये जो बेटा इसमें एक्सप्लोसिव होता है, वो जब जलता है तो वो एयर के ऊपर प्रेशर लगाता है, एयर के ऊपर क्या करता है, प्रेशर लगाता है नीचे की साइड। तो एयर भी उसी समय, एयर भी यानी हवा भी उसी समय इस पोर्शन के ऊपर क्या लगाता है, एक प्रेशर लगाता है, जिसकी वजह से, यानी ये पूरा एक्सप्लोसिव इस साइड प्रेशर लगाया, तो ये हवा इस साइड प्रेशर लगाया, तो इसी कारण से वो जो है रॉकेट टाइप का होता है ना, जो पटाखा होता है, ऊपर की तरफ भागता है। समझ में आया? इसका मैकेनिज्म समझ में आया कि नहीं आया? आप कहेंगे यस सर। तो भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं, एक एक छोटा छोटा समझेंगे, नहीं तो आप लोगों के दिमाग से उड़ता जाएगा। हम लोग कल पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में, है ना, कोलिजन क्या होता है उसके बारे में, ठीक। घबराया न करिए आप लोग, मैं कोशिश कर रहा हूँ, अब एक लेक्चर पढ़ा दिया हूँ, एक टॉपिक पढ़ा दिया हूँ, उसको रिवाइज करते रहिए, कोई चीज़ है तो पूछते रहिए। आप लोगों का 2-4 गिने लोगों का ही बस आता है, और बाकी किसी का नहीं आता है। तो कोशिश करिए भाई, पढ़ाई करिए, जारी रखिए, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।